Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. एक बाज की तरह आसमान में गश्त लगाते ये बादल, इन्हीं बादलों को एड़ी उचका के छूते ये पहाड़, जिनकी गोद में बसे हैं कई खुशहाल गांव, जहां के खुशमिजाज लोग अपनी वेशभूषा, भाषा, कला और खाने से जिंदा रखे हैं इतिहास की ऐसी कड़ी को जो किताबों में नहीं बल्कि यहाँ के घरों और रसोइयों में देखने को मिलती है। एक वादी की गोद में बसे गांव, बादलों से इश्क लड़ाते पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों की सिलवटों में छिपे शांत तालाब। मेघालय, बादलों का घर कहलाने वाला ये राज्य भारत के उत्तर पूर्व का एक ऐसा अनमोल रत्न है जो अपनी खूबसूरती और माहौल से आपको यहां रहने पे मजबूर कर देगा। इस राज्य की स्थापना हुई सन 1972 में, जब इसे सांस्कृतिक आधार पे आसाम से अलग किया गया और आज यहाँ जैंतिया, गारो और खासी जैसे समुदाय इस राज्य की संस्कृति को एक अलग वजूद देते हैं। मेघालय राज्य भारत के नए राज्यों में से एक है। इसको आसाम से काटकर बनाया गया है। इसके स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा करते थे। तो यहाँ पानी है, यहाँ ग्लेन्स हैं, यहाँ हरे भरे चारागाह हैं और दुनिया वाले इसको जानते हैं उस राज्य के रूप में भी जहाँ संसार का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान चेरापूंजी भी है। उसकी आबादी में 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं, खासी, गारो और जैंतिया। और ये तीनों की अपनी अलग अलग पहचान है। इनके अपने अपने अलग इलाके हैं। और इन पहाड़ों में रहने वाला गारो समुदाय सही मायनों में पहाड़ों की संतान है। माना जाता है कि गारो मेघालय और आसपास के इलाकों में पहुंचे तिब्बत से आज से करीब 3000 साल पहले। The Garos belong to one of these groups known as the Bodo group. गारो जाति के लोग बोडो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ये बोडो लोग खुद तिब्बती बर्मीज कम्युनिटी से आते हैं। आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरब और पश्चिम के लोगों के मिलने की जगह है। पश्चिम भारत के लोगों का यहाँ बहुत पहले से आना जाना लगा है। ये लोग नॉर्थ ईस्ट आकर यहाँ से दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ खरीदते थे। तभी हमें वैदिक लिटरेचर में किरात कहा गया है, जिसका मतलब होता है वैद। और हम लोगों का इतिहास भी पश्चिमी भारत के बाकी लोगों जितना ही पुराना है। हम में से कई लोग पहाड़ों पे जा बसे और अलग अलग समुदाय में बंट गए। तो इनमें से जो लोग गारो हिल्स पे जा बसे थे, उन्हें गारो समुदाय के नाम से जाना जाने लगा। पहाड़ों में रहने वाले ये गारो समुदाय के लोग आज भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की विधि से खेत जोतते हैं, जहां एक जमीन के टुकड़े को सिंचाई के बाद छोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ सके। जब भी आप झुम के लिए एक खेत का चुनाव करते हैं तो पहले उसे काटते हैं, फिर उसे जलाया जाता है, फिर नई फसल उगाई जाती है और उसके बाद सिंचाई होती है और इस सिंची हुई फसल को खलिहान में रखा जाता है। झुम का हर पड़ाव एक त्योहार, एक उत्सव है। और खेती की इस विधि का ज्ञान मनुष्य को कई हजार सालों से है। जहां तक बात रही इन लोगों के खाने की,
तो उसे बनाने की विधि देख ये एहसास होता है कि इन लोगों का सही मायनों में प्रकृति से एक गहरा नाता है। ये भी यहाँ की स्थानीय उपज का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। मसाले नाम मात्र को, अदरक, थोड़ी सी हल्दी और अकबर नाम की छोटी एक मिर्ची यहाँ पाई जाती है, उसका उपयोग काफ़ी अफराद से करते हैं। और बाकी पड़ोसियों की तरह, जनजातीय इलाकों की तरह खमीर चढ़ी मछली का पीस भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो और लोगों को बड़ा बदबूदार रखता है मगर इनके लिए बड़ा जायकेदार होता है। सूखी हुई मछली से बनी एक चटनी तुंग ताप में इस्तेमाल किया जाता है पीसी हुई मिर्च, प्याज और धनिया। और इन लोगों के खाने में शामिल एक चीज खलची, जो बनती है केले के पत्ते और बैम्बू शूट से गुजरे पानी से, काफी प्रचलित है यहाँ के लोगों में। खलची एक तरह का सोडा है जो बहुत सारी सामग्री से बनता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है केले का तना, जिसे हम टुकड़ों में काटकर उसकी छाल निकालते हैं और फिर उसको धूप में सुखाकर जलाया जाता है और बाद में राख को इकट्ठा किया जाता है। फिर उस राख में पानी डालकर उसे छान लिया जाता है सोडा बनाने के लिए। इस खलची और ड्राइड फिश के साथ गारो क्विजीन में एक खास डिश बनती है नाक्कम बिच्ची, जिसमें सिर्फ अदरक, मिर्च और नमक का प्रयोग होता है। नक्कम बिच्ची के अलावा खलची और ताजा मछली को ले गारो लोग ओतेपा नाम की भी एक डिश बनाते हैं, जिसमें मछली और खलची को केले के पत्तों में लपेट लकड़ी की सीधी आंच में पकाया जाता है। मछली के अलावा इन लोगों के खाने में पोर्क और चिकन से बनी डिशेस भी देखने को मिलती हैं। मगर गारो क्विजीन की एक चीज जिसका नशा दूर दूर तक फैला है और जिसके स्वाद के लिए लोग यहां खींचे चले आते हैं, वो है इनकी स्थानीय राइस बियर छांग। चावल की शराब गारो संस्कृति का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हमारा कोई भी उत्सव बिना इस शराब के शुरू नहीं होता। सबसे पहले ये देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है और उसके बाद ही सब लोग इसे पीते हैं। जब भी मेहमान आते हैं तो उनका जोर शोर से स्वागत इसी चावल की शराब से भरे बर्तन से होता है। अंग्रेजी तौर तरीके से बियर बनाने की विधि हिंदुस्तान पहुंची सन 1825 के बाद, मगर छांग की पैदावार और इसका इस्तेमाल मेघालय में सदियों से किया जा रहा है। अंगड़ाई लेते बादल और चैन से सोते ये पहाड़ मन में एक ऐसी छवि बुनते हैं कि शहरों की भाग दौड़ बेमतलब और बचकानी लगती है इस खुशहाल माहौल के सामने। गारो की ही तरह यहाँ के खासी हिल्स में रहने वाला खासी समुदाय भी मेघालय में कई सौ सालों से बसा है। इन लोगों का मानना है कि इनके वंशज स्वर्ग से धरती पे आए थे। Genesis of mankind, according to Khasi thought, Khasi philosophy. खासी मान्यता और कहानियों के मुताबिक इंसान का जीवन एक पहाड़ी से शुरू हुआ। भोय इलाके में एक पहाड़ी है जिसे हम सोपेत बिनिंग कहते हैं, और सोपेत बिनिंग का मतलब है दिव्य गर्भनाल। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो 16 परिवार थे। उन परिवारों के बीच एक फैसला हुआ
और 7 परिवार जमीन पे आ गए और बाकी 9 स्वर्ग में ही रुक गए। And they stayed here, and the 9 families remain on heaven. खासी समुदाय जाना जाता है अपने खाने में पोर्क का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से, और पोर्क और चावल से ही बनी एक डिश जादो राइस यहाँ इफरात में खाई जाती है। ये डिश बनती है पोर्क को चावल के साथ पोर्क ब्लड में पकाने से। जहां आम लोगों को ये बात सुनने में अटपटी लगे, कई संस्कृतियों और देशों में माना जाता है कि किसी जानवर के खून में कुछ भी पकाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। Jado is being prepared with जादो सुअर के मांस से बनता है। इसमें गुर्दा और बाकी चीजें भी होती है जो साथ में पकती है। इस व्यंजन में ऑर्गेनिक मसाले मिलाए जाते हैं। mixed with all the other organic spices. जादो राइस के अलावा पोर्क से बना एक सलाद दोखले इन लोगों की क्विजीन का एक अटूट हिस्सा है, जिसमें प्याज, नमक, अदरक, नींबू और उबले हुए पोर्क का इस्तेमाल किया जाता है। गारो और खासी के साथ यहाँ रहने वाले जैंतिया समुदाय ने भी मेघालय के खाने के नक्शे पे अपना एक अलग स्थान बना रखा है। Beginning of 16th 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जयंतिया राजाओं ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर सिलेट में बनाया। सन 1835 में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने तक जयंतिया समुदाय के राजाओं ने यहाँ राज किया। शासक वर्ग का होने के बावजूद जैंतिया समुदाय का खाना अपनी पाक शैली और स्वाद में यहाँ के बाकी समुदायों से मिलता जुलता है। एक चीज जो मेघालय के खाने में हर जगह देखने को मिलती है वो है इनका काले तिल की तरफ झुकाव। मेघालय के खाने में एक जो और खासियत है वो काले तिल का उपयोग है। ये काले तिल को कूटते हैं, पीसते हैं और उसको मिलाते हैं थोड़े खमीर चढ़े काले सोयाबीन के साथ, और उसको मिलाकर आप उसे चटनी भी नहीं कह सकते हैं, उससे वो चीज़ को गाढ़ा भी करते हैं, सब्जियों के सूप में भी डालते हैं। ये अगर असमियों का अपना स्वाद खा रहे तो मेघालय वालों का अपना स्वाद काला तिल है। देश भर में इस्तेमाल किए जाने वाला ये तिल असल में हिंदुस्तान की ही पैदाइश है, और इसके प्रयोग का सबूत हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, आज से कुछ 4000 साल पहले। ऋग्वेद में भी तिल से बने कई पदार्थों का जिक्र है जो गुड़ के साथ खाए जाते थे। जहां तक बात रही मेघालय के खाने की, तो पिसे हुए काले तिल को पोर्क के साथ सरसों में पका खासी समुदाय के लोग बनाते हैं। यहाँ की एक डिश दोस्नियांग न्योंग। काले तिल की ही तरह चावल भी काफी प्रयोग किया जाता है, और हाल ही में मेघालय में 6000 साल पुरानी चावल की एक किस्म पाई गई। मगर जहां देश के बाकी हिस्सों में सफेद बासमती और सेला चावल खाया जाता है, मेघालय के खाने में बर्मा के रेड राइस यानी लाल चावल का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। और जैंतिया समुदाय इस रेड राइस को पीतल के बर्तन में उबाल बनाते हैं जासो, जो यहाँ पोर्क और मछली के साथ खाया जाता है। आज भले ही मेघालय और बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों में चावल इनका मुख्य अनाज हो, मगर ऐतिहासिक तौर पे ये लोग मोटा अनाज खाया करते थे। There was an incident where there's a famine. So during the famine, एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ अकाल और सूखा पड़ा। thing like maize, सूखा पड़ने से पहले हम मक्का, बाजरा और जड़े खाते थे, famine. मगर सूखे के दौरान इन अनाजों का विकल्प ढूंढा जा रहा था, So people are और इसलिए लोग जंगल में घूम रहे थे। about with एक दिन उन्हें कोई मिला जिसने उन्हें चावल के बारे में बताया, they said that और साथ ये भी पता चला कि चावल पहाड़ी इलाके में उग सकता है। so that was taken and they चावल तब से हमारे खाने में शामिल हो गया, और तभी से बहुत तरह की फसल पैदा की जा रही है, and from there और यहाँ कई तरह का चावल पकाया जा रहा है। rice that is being produced and being prepared as a cuisine. हरे धान से लिपटे ये पहाड़, आसमान में टहलते आलसी बादल, और इन्हीं दोनों के बीच बसी यहाँ की संस्कृति। मेघालय की रूह बसती है इन पहाड़ों और लोगों में, जिसका सबसे सुंदर रूप देखने को मिलता है यहाँ के खाने में।
पहाड़ों की गोद में बसे मेघालय में रहने वाले लोग इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति और इन सब का अपनी एक अलग पहचान वाला खाना। मगर एक चीज जो इन सब समुदायों को जोड़े रखती है वो है क्वाई, यानी सुपारी। चाहे वो एक समृद्ध और रईस इंसान का घर हो या किसी किसान का, क्वाई यहां हर जगह मिलती है। तो यहाँ जो कुछ समान तत्व हैं वो ये है कि क्वाई यानी सुपारी और पान का पत्ता यहाँ खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये गरीब और अमीर मेघालय वासी के बीच के फर्क को समाप्त करता है। जहाँ तक खान पान का प्रश्न है, ये क्वाई की कहानी उसके साथ जुड़ी है। एक बड़ी रोचक कहानी है कि यहाँ एक बड़ा अमीर आदमी था, उसका एक बड़ा गरीब दोस्त था। दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। अक्सर गरीब आदमी अपने अमीर दोस्त के यहाँ खाता था। एक दिन कुछ होनी ऐसी हुई कि अमीर आदमी अपने गरीब दोस्त के यहाँ खाने गया। उसने घर में देखा उसको अपने अमीर मेहमान के लिए, दोस्त के लिए पेश करने को कोई सामान नहीं था। उसने इस दुख में आत्महत्या कर ली। जब बड़ी देर तक खाने का सामान नहीं बाहर आया तो ये अमीर दोस्त रसोई घर में घुसा। इसने देखा कि पति पत्नी दोनों आत्महत्या के बाद वहाँ मरे पड़े हैं। उसको इतना बुरा लगा कि उसके गरीब दोस्त ने अपने अभाव के कारण आत्महत्या की। उसने खुद आत्महत्या कर ली। और पड़ोस में कोई चोर रहता था। उसे लगा कि पुलिस वाले तो उस हत्या की 3 हत्याओं के आरोप में मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो उसने अपने को मार डाला। तो अब इस कहानी का कुल सार ये है कि तब से परंपरा ये बनी कि ये क्वाई यानी पान का पत्ता और कुटी हुई सुपारी, तांबूल अगर आप घर में रखते हैं तो आप बेहिचक किसी को पेश कर सकते हैं, आप अमीर हो या गरीब हो। क्वाई यानी बीटल नट हिंदुस्तान पहुंचा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आज से 3000 साल से भी पहले, और इसका पहला उल्लेख सुनने को मिलता है 400 बीसी में रचित धर्म सूत्र में। आप देखेंगे कि पान का पत्ता और चूना मिलाया जाता है। इस गरीब जोड़े में सुपारी को रईस माना जाता है। जब आप इसे खाकर थूकते हैं, आप देखेंगे कि वो खून की तरह लाल हो जाता है। और इसमें चोर तंबाकू है, तभी इसे मुंह के कोने में रखा जाता है। ये कहानी है। जहां जैंतिया, गारो और खासी का खाना याद दिलाता है इन लोगों की संस्कृति और इससे जुड़े उनके इतिहास की, वहीं शिलोंग में कदम रख एहसास होता है कि मानो अंग्रेजों की मौजूदगी यहां आज भी है। इस जगह की सुंदरता को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी के तौर पे चुना और इसका सीधा असर पड़ा यहां मिलने वाले खाने पे, जब यहां बेकिंग कल्चर की शुरुआत हुई। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल से यहाँ ईसाई मिशनरी भी रहने लगे। कुछ फौजी भी अपने इलाज के लिए, राहत के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए आते थे। अच्छे अच्छे कुछ स्कूल यहाँ स्थापित हो गए। तो कुछ तुलना आप अगर शिलोंग की करें तो आप इसकी तुलना मसूरी, शिमला, सनावर, नैनीताल आदि जगहों से कर सकते हैं। और यहाँ के खान पान पर इसकी छाप साफ देखने को मिलती है। कहीं न कहीं एंग्लो इंडियन राज का खाना यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपना लिया और कहीं न कहीं यहाँ का जो स्थानीय खाना था उसने अपना चोला बदल लिया। तो ये आपको बेकरीज यहाँ मिलेंगी बड़े पैमाने में शिलंग में। अंग्रेजों के आने से पहले मुस्लिम खाने को छोड़ हिंदुस्तान में बिना खमीर की रोटी खाने का चलन था, मगर खमीर से बनी ये अंग्रेजी ब्रेड हिंदुस्तानी रोटी के मुकाबले 2 गुना उभरती थी। तभी से इसे डबल रोटी कहा जाने लगा। आज भले ही यहाँ अंग्रेज ना रहते हों, मगर उनकी दी गई बेकिंग की विधि और यहाँ की ये पुरानी बेकरीज आज भी जिंदा रखे हैं गुजरे वक्त की उन यादों को। जहां मेघालय के खाने में यहाँ का स्थानीय और अंग्रेजी प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं त्रिपुरा राजवंश की रसोइयों में यहाँ की स्थानीय उपज से कई शाही डिशेस बनाई जाती हैं। त्रिपुरा का जो राज्य था और रियासत तो आज भी है, आज भी राज्य है, जो रियासत थी, जो राजवंश था, वो अपनी जड़ें तलाश करता है बंगाल से आए राजाओं के वंशजों में। मगर एक हिंदू राजवंश था जिसको अपनी क्षत्रिय
जड़ों से बड़ा गर्व था। तो इस खाने पर अगर आप देखेंगे तो इसमें न तो असमिया अहोम खार वाले खाने का प्रभाव है, न इसमें पड़ोसी मेघालय की जनजातीय खाने का प्रभाव है। राजमहल का जो खाना है वो आपको, चूंकि राजवंशों की शादी ब्याह राजवंशों में ही होते थे, तो बहुएं कहीं से आती थी, माएँ किसी दूसरे राजवंश से आई होती थी, तो उनके खाने का असर आपको देखने को यहाँ मिलेगा। सन 1463 से चला आ रहा माणिक्य देव बर्मन कुल दुनिया के सबसे पुराने राजवंशों में से एक है और इन लोगों का खाना याद दिलाता है उस गुजरे वक्त की जब शिकार करना और राजाओं की फरमाइश पे नई नई डिशेस का इजाद होना रोजमर्रा की बात थी यहाँ की शाही रसोइयों में। त्रिपुरा की रॉयल फैमिली की हिस्ट्री नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और हम शायद म्यांमार, तिब्बत उस प्लेटो से हम लोग आए हैं, तो हमारी जो क्विजीन्स हैं हमारे बहुत सिमिलर है साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, वहाँ से। गुरिया मिरुंग हमारी स्टिकी राइस है। स्टिकी राइस जो हम बनाना लीव्स में बनाते हैं विद अरोमा, तो वो गुरिया मिरुंग है। उसको हिंदी में बिनी चावल भी कहते हैं। त्रिपुरा राज परिवार की डिश गुरिया मिरुंग या स्टिकी राइस बनती है चावल को प्याज और अदरक के साथ पत्तों में स्टीम करने से, और यहाँ की एक और डिश गंदोक बनती है यहाँ की सूखी और ताजी मछली को इकट्ठे पकाने से। बादलों के पालने में झूलते पहाड़ और इन पहाड़ों की गोद में बसे यहाँ के समुदाय एक अलग पहचान देते हैं मेघालय को। बियर बनाने के नुस्खे देश भर में भले ही अंग्रेजों की वजह से मशहूर हुए हों, मगर गारो समुदाय की छांग सदियों से इन लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। चाहे वो एक खासी रसोई हो या जैंतिया, काले तिल का तड़का इन दोनों के खाने में देखने को मिलता है और क्वाई का स्वाद मिटाता है यहाँ जाति, धर्म और दौलत से जुड़े भेदभाव। ये थी कहानी मेघालय और त्रिपुरा के खाने की।